हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत भारतीय प्राचीन इतिहास में जितने भी टॉपिक थे उनके बारे में जाना था, जो कि हड़प्पा सभ्यता से गुप्तोत्तर काल तक हमने पिछले लेक्चर में जाना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, वहाँ से लेकर गुप्तोत्तर काल तक के जितना भी टाइम पीरियड था, उस दौरान पर कौन कौन से शासक रहे हैं, उनके प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही है, समाज वहाँ पर कैसा था, क्या कला संस्कृति थी, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना है। संबंधित जो भी वीडियो था उसके आपको PDF भी मिल गए हैं जिन्होंने क्लास ली है। आज से हम बात करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत की। देखिए, जो प्राचीन भारत है और जो मध्यकालीन भारत है, जिसको हमने जब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो भारतीय इतिहास है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जो माफ़ कीजिएगा, जो प्राचीन इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास है, उसके बीच में भी जो एक टाइम पीरियड था वो कहलाता है पूर्व मध्यकालीन भारत। इस भारत के इतिहास में हम अगर पूर्व मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख रहे हैं, जो इस समय का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर, ये कहलाता है 8वीं से 11वीं शताब्दी का टाइम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो राजनीतिक स्थिति थी, जो अब तक हमने गुप्तोत्तर काल में देखा था कि वहाँ पर विकेंद्रीकरण व्यवस्था हो गई थी और जो राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, इनका उदय होना शुरू हो गया था। लेकिन जो अगर देखा जाए तो ये राज्य भी आपस में संघर्ष करते थे, खुद का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये आपस में इनमें संघर्ष होते रहते थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो ये टाइम पीरियड था, इस समय पर 3 ऐसे राजवंश थे जिनमें परस्पर संघर्ष था। जो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, जो पूर्व का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर पाल राजवंश हुआ करता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो पश्चिम का क्षेत्र था, जो राजस्थान और गुजरात का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑरेंज में है, तो ये जो क्षेत्र था ये था गुर्जर प्रतिहार का। इसी तरह जो एक दक्कन का क्षेत्र था, ये था राष्ट्रकूट राजवंश था। अब अगर बात की जाए तो जो मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन भारत था, इसमें ये जो 3 पक्ष थे, जो ये 3 राजवंश थे, इनमें परस्पर संघर्ष चलता रहा है, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो ये राजवंश थे, इन्होंने कई तरह से कला संस्कृति का भी बहुत योगदान दिया है, जिसको हम आगे इनके जो राजवंश है, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी टाइम पीरियड में जो वंश रहा है पूर्व मध्यकालीन भारत में, इसमें हम आज पाल राजवंश की बात करेंगे और इनके समय पर क्या क्या कला संस्कृति थी इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये आपको पूर्व का जो क्षेत्र दिख रहा है, जो कि डार्क ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, सी ग्रीन में, ये है पाल राजवंश, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो बंगाल से लेकर उत्तर भारत में और कलिंग तक इन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया था। अब कैसे राज्य का विस्तार हुआ था और कैसे राजवंश ये बना था, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। तो जो मध्यकालीन भारत है, इसमें जो प्रमुख राजवंश जैसा हमने आपको बताया, ये थे पाल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये 3 राजवंश थे, इनका
उस समय पर पूर्व मध्यकालीन में प्रभुत्व था। तो जो ये पाल राजवंश है, ये पूर्व भारत में इनका आधिपत्य था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो कन्नौज है, कन्नौज का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिम भारत का क्षेत्र है जो गंगा घाटी से लगा हुआ है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे। और इसी तरह जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश का वर्चस्व था। यद्यपि ये तीनों साम्राज्य के मध्य भी संघर्ष चलता रहा है और काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो जो ये छोटे छोटे जो राज्य थे वो इनमें भी समेटते चले जा रहे थे। तो आइए हम जानते हैं सबसे जो राजवंश रहे, ये पाल राजवंश और गुर्जर राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश रहे हैं। इस तरह से जो ये तीन राजवंश थे, इन्होंने अपना जो पूर्व मध्यकालीन भारत है इनमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, और मुख्य रूप से अगर बात करते हैं जो उनका संघर्ष का विषय था वो था कन्नौज में आधिपत्य को लेकर। तो ये जो तीन गुट बन गए थे, ये पाल राजवंश थे, गुर्जर राज प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट वंश थे। इन्हीं राजवंश में आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पाल राजवंश की। तो चलिए शुरू करते हैं। पाल वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 750 ईस्वी में मानी जाती है, जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुई थी। तो जैसे हम जो बंगाल में जो शासन व्यवस्था थी वो वहाँ पर अराजकता फैल गई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी। तो जिससे क्या हो रहा था कि जो वहाँ की जनता थी वो इस अव्यवस्था से परेशान हो गई थी। और उन जनता में जो कुछ प्रमुख लोग थे उन्होंने मिलकर गोपाल को अपना शासक चुना था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो पाल राजवंश की स्थापना हुई थी, जो उनमें प्रमुख लोगों द्वारा जो व्यक्ति चुना गया था जिसका नाम गोपाल था, उसको शासक के रूप में चुना गया। और इस प्रकार गोपाल जो था ये पाल वंश का प्रथम राजा था जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ था। तो इस तरह जनता द्वारा निर्वाचित होने वाला प्रथम शासक था गोपाल। इसने सबसे पहले क्या किया था, जो ये पाल वंश का भी संस्थापक रहा है, इसने जो बंगाल में सुव्यवस्था स्थापित की थी, जो अराजकता वहाँ पर फैली हुई थी, जो अव्यवस्था वहाँ पर फैली हुई थी, उसको एक संगठित रूप दिया, उसको सुव्यवस्थित रूप दिया और बंगाल में पुनः सुव्यवस्था स्थापित की। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने कई तरह के बौद्ध जो विहार होते हैं उसका निर्माण करवाया था। औदंतपुरी महाविहार की इसने स्थापना की थी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा हुई थी, जिसने बंगाल राज्य को व्यवस्थित किया था। तो इस तरह हमने पाल राजवंश की स्थापना किस प्रकार हुई ये जाना। आगे हम बात करते हैं पाल राजवंश के जो अन्य शासक रहे वो हैं धर्मपाल। धर्मपाल की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो शासन काल था ये 770 से 810 ईस्वी माना जाता है। गोपाल के पुत्र धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बने। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, जो बंगाल राज्य था इसका विस्तार किया, कन्नौज पर अधिकार किया और उत्तर पथ स्वामिन की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो जो गोपाल था इसने बंगाल को सुव्यवस्था प्रदान की और जो उसका पुत्र हुआ धर्मपाल, इसने जो बंगाल राज्य था इसका विस्तार किया था। बिहार में और जो कई हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसी समय पर जो धर्मपाल था इसके समय पर पाल और प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहार जो थे उनका युद्ध भी हुआ था। जैसे हमने भी बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार थे ये पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे, तो इनसे पाल का और प्रतिहारों के मध्य में संघर्ष भी हुआ था। तो जो अगर हम बात करते हैं तो इसने धर्मपाल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपना बाद में नियंत्रण स्थापित किया और ये संघर्ष जो था ये चलता ही रहा था। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो बंगाल के साथ साथ अब बिहार में भी धर्मपाल का नियंत्रण होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो राज्य विस्तार था और प्रशासनिक सुव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो बंगाल का जो ये शासक हुआ पाल वंश का, इसने बंगाल को तो विस्तारित किया ही,
लेकिन जो प्रशासनिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं वो भी इसने प्रशासनिक नियंत्रण रखा और बंगाल के साथ साथ बिहार पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। धर्मपाल के बाद इसका पुत्र देवपाल शासन में है, जो कि 717 से 810 ईस्वी तक रहा। इसने भी अपने पिता की तरह राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा था। असम और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को, जो कुछ हिस्से थे, उसको साम्राज्य में मिलाया था। तिब्बत, दक्षिण एशिया सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बनाए थे। देखिए देवपाल ने क्या किया था, जो हम व्यापार इत्यादि की बात करते हैं तो इसने जो व्यापार क्षेत्र था इसको ना सिर्फ भारत में बल्कि इसने विदेश में, तिब्बत में, दक्षिण एशिया से जो सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध होते हैं वो बनाए थे, जिससे भारत की पहचान तो पहले से ही दूसरे देशों में थी, लेकिन जो व्यापारिक क्षेत्र की हम बात करते हैं उसकी स्थापना भी बंगाल से देवपाल के द्वारा हुई थी। तो इसी तरह अगर हम बात, देवपाल के शासन के दौरान जो अरब यात्री था सुलेमान, इसने भी देवपाल की शक्ति और साम्राज्य विस्तार की जानकारी दी है। इसने अपने लेख में तो बंगाल में जो शासन व्यवस्था रही है, जो साम्राज्य विस्तार देवपाल के समय उसने देखा था, उन सब का विवरण दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो अरब से जो व्यापार इत्यादि हो रहा था या अरब से जो लोग यात्री यहाँ आ रहे थे, वो भी अपने जो लेख इत्यादि थे उसमें भारत का वर्णन करते थे। तो यही देखा था हमने। ये जो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में, जो प्राचीन भारत है, किस तरह से अरब अब भारत में आएंगे, ये इसका एक नींव स्थापित हो रही थी। अब जो अरब यात्री यहाँ आया था, इसने यहाँ का विवरण दिया, ठीक, तो वो यहाँ से तो स्वाभाविक बात है जो अरब जाएगा और वो ये सब बातें बताएगा कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, क्या संपन्नता है भारत की। तो इस तरह से जो अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो उसमें हम जानेंगे किस तरह से अरब ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो देवताल था इस समय पर, जो बंगाल की स्थिति है यहाँ पर व्यापारिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, सांस्कृतिक स्थिति काफ़ी अच्छी देखी गई है, जिन सबका साम्राज्य विस्तार और शक्ति का वर्णन अरब यात्री द्वारा किया गया है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो देवपाल के समय पर जो शक्ति और साम्राज्य का विस्तार था वो कुछ इस प्रकार से था, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे। जो ये पूरा आपको सी ग्रीन और या डार्क ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा पाल राजवंश का, जो कि बंगाल से लेकर असम, उड़ीसा और उत्तरी भारत में ये बिहार से होता, माफ कीजिएगा, बिहार से होता हुआ ये उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। तो इस तरह से जो शक्ति और साम्राज्य की वृद्धि हुई थी ये देवताल तक ही सीमित थी। देवताल के बाद जो राजवंश हुए, जो उसके पुत्र थे, और जो राजवंश उसके बाद ये जो स्थिति थी ये धीरे धीरे कम होती चली गई। या हम ये कह सकते हैं कि देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। देवपाल के पुत्र नारायण पाल को प्रतिहार के शासक मिहिर भोज, जब हम प्रतिहार वंश की बात करेंगे तो उस पर हम जो उसको भोज नाम से शासक थे जिसको मिहिर भोज कहते हैं, ने परास्त किया था। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो नारायण पाल के हाथ से मगध राज्य प्रतिहार वंश में चला गया था, या वो अब पाल वंश का नियंत्रण उसमें नहीं था। नारायण पाल के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे ये राज्यपाल थे। राज्यपाल ने राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे एवं पुनः खोए हुए राज्य की स्थापना की थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो महीपाल आए थे राज्यपाल के पुत्र, इन्होंने कोशिश की थी कि जो बंगाल है इसको हम पुनः इसको स्थापित करने की या इसका पुनरुद्धार करने की, लेकिन जो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, इसने इन्हीं के महीपाल के शासन के समय पर आक्रमण कर दिया था, जो कि करीब 1022 या 23 ईस्वी की बात है। तब राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक था, इसके द्वारा बंगाल में महीपाल के शासन में आक्रमण कर दिया गया था, जिससे जो अगर हम राज्य की बात करते हैं बंगाल राज्य की, तो इसको आर्थिक और सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ गया था। इसी तरह महीपाल के जो उत्तराधिकारी थे ये थे नैपाल। नैपाल के जो अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, जब ये शासन में आए थे तो इनका प्रारंभ में
प्रारंभ में युद्ध हुआ था कलचुरी से, और बाद में कलचुरी की जो राजकुमारी थी उनसे इन्होंने विवाह किया। नेपाल के बाद बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी, जिसका अंत नेपाल के पुत्र रामपाल ने किया। रामपाल ने उत्तरी बंगाल, असम, उड़ीसा में पुनः नियंत्रण स्थापित किया था। किंतु अब रामपाल के समय पर सेन शासकों का आक्रमण हो गया था, और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पूर्वी बंगाल था और मिथिला थी, इसको बंगाल शासकों द्वारा खो दिया गया। रामपाल के समय ही जो एक संध्याकर नंदी विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने रामचरित लिखी थी, जिसमें रामपाल को रामचरित का नायक बताया है। रामपाल के बाद पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल हुआ था, जो कि रामपाल का पुत्र था। गोविंद पाल के समय संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो बख्तियार खिलजी है, इसका आक्रमण हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो गोविंद पाल जो था, ये नाम मात्र का शासक था, और 12वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल का जो पाल राज्य था, यहाँ पर सेन वंश का अधिकार हो गया था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो पाल वंश की हमने बात की, ये पाल वंश करीब 200 से 250 वर्ष तक शासन में रहा, जो कि 750 से अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 1000 से ऊपर, मतलब 1100 लगभग ये शासन में रहा है। पाल शासकों द्वारा अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा, साहित्य में, कला संस्कृति में, वास्तुकला में भी काफ़ी योगदान दिया गया। इन्होंने बंगाल क्षेत्र में जो व्यवस्था स्थापित की, जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उसको स्थापित किया, और वहाँ पर एक जो अगर हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करते हैं उसकी सुव्यवस्था करी, प्रशासनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था की, और कला संस्कृति पर भी विशेष योगदान दिया। इसके बारे में हम जानते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अब पाल शासकों द्वारा जो शिक्षा संस्कृति में जो योगदान दिया गया है उसके बारे में। शिक्षा संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो पाल वंशी शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी में बौद्ध विहार और भवन बनवाए। गोपाल द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया गया। जैसा कि मैंने बताया, जो गोपाल था पाल वंश का प्रथम शासक, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसके द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया गया, जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे। इसी तरह हम बात करते हैं जो धर्मपाल हुआ, गोपाल का पुत्र, इसने विक्रमशिला और सोनपुर में विहार बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो ये विक्रमशिला और नालंदा थे, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे प्राचीन भारत में, जो कि हमने प्राचीन इतिहास में जब देखा है तो यहाँ पर न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे, और हमारे यहाँ की जो भारत की संस्कृति है, इसका जो विस्तार है वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी होता था। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो बौद्ध विहार बनवाए गए थे, तो जो तिब्बत है और जो पूर्वी एशिया है, यहाँ से भी बौद्ध भिक्षु पढ़ने आते थे, यहाँ के बारे में संस्कृति जानते थे, और जो हम अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं उसका प्रचार प्रसार भी के लिए भी इन केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पाल शासकों ने तिब्बत में जो दक्षिण पूर्व एशिया है, यहाँ के जो राज्य है, इसको शैलेंद्र राज्य कहते हैं, इन्होंने मित्रता की। बौद्ध विद्वान जो कि पाल वंश के शासन में रहे हैं, इनका नाम था अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ने महायान धर्म का प्रचार प्रसार किया। तिब्बत में जाकर वहाँ पर उन्होंने महायान मत का प्रचार किया। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो जो बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं, उसको प्रचार प्रसारित गया था पाल शासकों के द्वारा। जो शिक्षा संस्कृति है उसमें अगर हम
कुछ नवीनीकरण की बात करते हैं, और जो विहार इत्यादि बनवाए गए थे छात्रों के लिए, और जो वहाँ पे रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए विहार बनवाए गए थे। तो इससे जो शिक्षा और संस्कृति है उसमें पाल वंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो कला और संस्कृति है, कला संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो जो पालकालीन संस्कृति है, इसमें हम मूर्ति कला की अगर बात करते हैं तो पाल का जो टाइम पीरियड था, इस समय पर कांस्य की प्रहस्तर मूर्ति कला की एक नवीन शैली का उदय हुआ था। तो कांसे से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें एक प्रहस्तर जो मूर्ति कला थी उसका इस समय पर उदय हुआ था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो ये मूर्तियां थी ये ढलवा किस्म की थी, जो जिसके अवशेष हमें नालंदा से और कुर्कीहर से, कुर्कीहर अगर हम बात करते हैं तो ये गया के निकट का स्थान है जिसको कुर्कीहर कहा जाता था, वहाँ से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो इसमें हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं मुख्य रूप से ये प्राप्त हुई हैं बुद्ध की, बौद्धिस्त्व की, मैत्रेय की और तारा की। इसके अलावा भी हमें अन्य धर्म की, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु की, बलराम, सूर्य, महेश्वर, उमा, गणेश आदि की भी देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो मूर्ति कला में पाल राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो बोध गया में जो चतुर्भुज महादेव की मूर्ति की अगर बात की जाए तो ये धर्मपाल के शासनकाल में ही निर्मित की गई थी। तो इस तरह हमने जाना है जो कला क्षेत्र में मूर्ति कला की बात की जाती है उसमें पाल राजवंश का क्या योगदान था। आगे हम बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला या स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो निर्माण इत्यादि किया जाता था, इसमें जो निर्माण कार्य था, जो वास्तुकला की अगर हम बात करते हैं तो ये ईंट पर आधारित थी। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर जो विहार बनवाए गए थे ये भी ईंटों से बनवाए गए थे। और हमें जो चैत्य और विहार हैं इनके जो हमें अवशेष मिलते हैं ये हमें बंगाल और बिहार से मिलते हैं, जहाँ पर ये हमें पता चलता है कि जो चैत्य और विहार थे यहाँ पर तालाबों का भी निर्माण कराया गया था। इसी तरह अगर चित्रकला की बात करते हैं, जैसा आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं, तो जो वास्तुकला की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ पर बनवाए गए थे विहार इत्यादि ये ईंटों से बनाए गए थे। इसी तरह अगर हम चित्रकला की बात करते हैं तो पाल राजवंश में जो चित्र बनते थे ये ताड़ पत्र के बने होते थे। ताड़ पत्र जो जैसे बड़े बड़े जो पत्र होते हैं ताड़ का, जिसको पेड़ बोलते हैं, उसमें ये जो चित्रकारी होती थी वो करते थे, जिसमें कि काले, नीले, लाल, बैगनी आदि रंगों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं जो कला और संस्कृति थी वो पाल राजवंश में कुछ इस प्रकार से थी। तो इस प्रकार आज हमने जाना जो पूर्व मध्यकालीन भारत है इसमें जो राजवंश थे, जैसे 3 राजवंशों की हमने बात की है। पाल राजवंश जो पूर्व मध्यकालीन भारत है इसमें हमने पाल राजवंश के बारे में जाना है, जिसमें उन्होंने उस समय पर क्या क्या शासक, माफ कीजिए, कौन कौन से शासक थे, उन्होंने कला संस्कृति पे अपना क्या योगदान दिया। आगे हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में और किस तरह से उनके समय पर गुर्जर प्रतिहार के दौरान ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पाल राजवंश के बारे में और पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जाना था कि ये कब से शुरू हुआ था, जिसमें हमने पाल राजवंश की बात की है। आगे हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुन लीजिए, इसके नोट्स आपको PDF माफ कीजिए, आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है जो उनको हमने PDF भी इसके प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके नोट्स मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जब हम टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट हो, ये आपकी जो क्लासेस हैं उसी के समय पर हमने टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चालू की हुई है, जिसको आप पर
वीक हमने इन्हीं टॉपिक से आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, जो कि आपकी मेंस में जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। लेक्चर को सुनिए ध्यान से और हर एक टॉपिक का आप उसका नोट्स बनाते जाइए, और जो वीकली टेस्ट होता है उसमें आप खुद को जज भी कर सकते हैं कि हमने कितना समझा है। और ये पोस्ट आप कर सकते हैं एफबी में, जो अपना हमारा एफबी पेज है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।